नमस्कार। आज हम भारत में नक्सलवाद की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस काफी पेचीदा मुद्दे की शुरुआत, इसके फैलाव और इसके पीछे की जो सोच है उस पर रोशनी डालती है। हम देखेंगे कि कैसे एक विदेशी विचारधारा ने भारत में अपनी जगह बना ली, कौन से सामाजिक आर्थिक हालात थे जिनकी वजह से ये पनप सका, और कैसे नक्सलबाड़ी नाम के एक छोटे से गांव की एक घटना ने अब देखिए पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। तो चलिए इसमें थोड़ा गहरे उतरते हैं। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के यूरोप से, कार्ल मार्क्स के विचारों से। उस वक्त क्या था कि औद्योगिक क्रांति चल रही थी और मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा था। इसी माहौल में मार्क्स ने वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा समाज हो जहां कोई ऊंच नीच न हो और जमीन, जायदाद, संसाधन वो सबके हों, सामूहिक। पर उन्होंने ये भी साफ कहा कि देखो, जो सत्ता में है वो आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं, तो हो सकता है हिंसा का रास्ता अपनाना पड़े। अच्छा, ये तो यूरोप की बात हुई, पर ये विचार, ये चिंगारी भारत तक पहुंची कैसे? देखिए, पहले तो 1917 में रूस में लेनिन ने क्रांति कर दी और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ बना। इससे दुनिया भर में एक जोश फैला। एम.एन. रॉय जैसे भारतीय विचारक थे, उन्हें लगा भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने 1920 में ताशकंद में ही यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई बना ली। फिर 1925 में कानपुर में इसे भारत में बाकायदा लॉन्च किया गया। तो सीपीआई तो बन गई, पर शुरू में उनका असली जोर किस बात पर था? फोकस क्या था? शुरू में तो जी उनका ध्यान मजदूरों और किसानों के शोषण पर था, खासकर ये जो जमींदारी सिस्टम था उसके खिलाफ। अब सोचिए, 1946 में तेलंगाना में किसानों ने निजाम के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। सीपीआई ने उस वक्त उनका साथ दिया, जमीनें छीनी, किसानों में बांटी। इसी तरह बंगाल में तिभागा आंदोलन हुआ था। मांग थी कि फसल के 3 हिस्से हों, 2 किसान के 1 जमींदार का। लेकिन फिर देश आजाद हो गया, उसके बाद भी ये चलता रहा। हाँ, यही तो बात है। सीपीआई को लगा कि ये आजादी ये तो अधूरी है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। और इसी बीच 1949 में चीन में माओ त्से तुंग ने उन्होंने भी हथियारबंद क्रांति से कम्युनिस्ट राज कायम कर दिया। अब ये देखकर भारत की सीपीआई के कुछ नेताओं को, खासकर चारू मजूमदार को, उनको लगा कि भाई भारत में भी यही तरीका सही रहेगा, हथियार वाला रास्ता। अच्छा, तो यहाँ से नक्सलवाद की सोच को एक दिशा मिली, वो मजबूत हुई। बिल्कुल, यहीं से नींव पड़ी समझिए। चारू मजूमदार ने 1965 से 67 के बीच वो 8 दस्तावेज लिखे थे। हाँ, हिस्टोरिक एड डॉक्यूमेंट्स। हाँ, वही हिस्टोरिक एड डॉक्यूमेंट्स। उनमें साफ साफ लिखा था कि कैसे हथियार उठा के क्रांति करनी है, कैसे जमींदारों और पुलिस पर हमले करने हैं। पूरी एक तरह से गाइड बुक थी। और फिर हुई वो नक्सलबाड़ी की घटना जिसका जिक्र हम बार बार सुनते हैं। हाँ जी, 1967 में पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी गांव। हुआ ये कि विमल किसान नाम के एक आदिवासी थे। उनकी जमीन पर किसी जमींदार ने कब्जा कर रखा था। कोर्ट का फैसला भी किसान के हक में आया, पर जमीन फिर भी नहीं मिली उसे। तब जो स्थानीय सीपीआई नेता थे, जैसे जंगल संथाल, कानू सान्याल, जो मजूमदार के विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने आदिवासियों को साथ लिया और जमींदारों पर हमला बोल दिया। झड़प हुई और उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, सोनम वांगडी। उनकी तीर लगने से मौत हो गई। इसके बाद फिर पुलिस ने गोलियां चलाईं। उसमें 11 गांव वाले मारे गए और उनमें 9 तो औरतें थीं और 2 बच्चे थे। ओह। हाँ, और इसी गांव के नाम पर फिर ये नक्सलवाद शब्द चल पड़ा और ये विचारधारा, ये आग दूसरे राज्यों में भी फैली। इस घटना के बाद तो जाहिर है आंदोलन ने जोर पकड़ा होगा। हाँ, बहुत तेजी से। 1969 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने अपनी अलग पार्टी ही बना ली, सीपीआई एमएल, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। इनका तो एक ही मकसद था, हथियार बंद संघर्ष। कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं। अब सरकार भी चुप नहीं बैठी, उन्होंने भी सख्ती दिखाई। ऑपरेशन स्टीपल चेस चलाया। ये सरकार का ऑपरेशन था? हाँ, ये सरकार का एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान था। 1972 में मजूमदार पकड़ लिए गए और पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। कानू सान्याल ने तो बाद में आत्महत्या कर ली। तो इससे आंदोलन कुछ वक्त के लिए ठंडा पड़ गया, कमजोर हो गया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। ये पूरी तरह दबा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जड़ें गहरी थी। फिर जब इमरजेंसी हटी 77 में, तो कई नक्सली नेता जेल से छूटे। उनमें एक थे कोंडापल्ली सीतारमैया। उन्होंने सरकार से जो वादा किया था वो तोड़ा और 1980 में एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक संगठन बनाया, पीपल्स वॉर ग्रुप, PWG। और इस बार उनकी रणनीति थोड़ी अलग थी।
उन्होंने अपना बेस बनाया घने जंगलों और आदिवासी इलाकों को। ये दिलचस्प है, उन्होंने आदिवासियों का भरोसा कैसे जीता? ये तो आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर देखिए, हालात ऐसे बने, सरकार ने 1980 में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया। उससे जंगल पर आदिवासियों का जो पारंपरिक हक था वो कम हो गया। ऊपर से प्राइवेट कंपनियां आ रही थीं, उनकी जमीनें छीन रही थीं, जैसे वो बाल्कों का मामला हुआ था। आदिवासी वैसे ही नाराज थे। नक्सलियों ने बस इसी नब्ज को पकड़ा। वो उनकी भाषा जैसे गोंडी सीखी, उनके मुद्दे उठाए। जैसे वो तेंदू पत्ते का मामला था, उसका सही दाम दिलवाया। पहले शायद 4 रुपए मिलते थे, उन्होंने लड़कर 25 रुपए तक करवाए। जो भ्रष्ट अफसर थे या जमींदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की, सजा दी। तो आदिवासियों को लगा कि हाँ भाई, यही हमारे असली हमदर्द हैं। उन्होंने तो उन इलाकों में अपनी पैरेलल सरकार, जनता सरकार और अपनी अदालतें तक बना ली थी। अच्छा, और फिर ये रेड कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट कैसे सामने आया? ये क्या था? हाँ, तो 2004 में क्या हुआ कि पीडब्ल्यूजी और एक और ग्रुप था एमसीसी, इन सब ने मिलकर एक बड़ी अम्ब्रेला पार्टी बना ली, सीपीआई माओइस्ट। अब 2005 से 2010 का जो दौर था, वो नक्सलवाद का पीक था, समझिए। देश के करीब 10 राज्यों के 180 से ज्यादा जिले, मतलब लगभग 92,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, ये उनके असर में था। इसी को मीडिया ने रेड कॉरिडोर कहना शुरू कर दिया। वो फिर एक्सटॉर्शन, मतलब जबरदन वसूली, अपहरण, ये सब करने लगे। खबरें तो ये भी थी कि उन्हें श्रीलंका के लिट्टे और असम के उल्फा जैसे गुटों से ट्रेनिंग और हथियार भी मिल रहे थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी एक जानलेवा हमला किया था। बार-बार बचे थे वो। इतना फैल गया था ये? तो फिर इसमें गिरावट कैसे आई? ये कमजोर कैसे पड़ा? हाँ, इसके पीछे भी कई वजहें रहीं। एक तो अंदरूनी झगड़े, मतलब लीडरशिप जो ज्यादातर आंध्र प्रदेश से थी, और जो जमीनी लड़ाके थे जो ज्यादातर पिछड़ी जातियों से थे, उनके बीच मतभेद बढ़ गए। फिर नेताओं पर भ्रष्टाचार और अय्याशी के आरोप भी लगे, जैसे कि वो खुद तो जंगलों में रह रहे हैं पर अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इस तरह की बातें। अच्छा। और दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी रणनीति बदली, ज्यादा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हुए, अलग अलग फोर्सेस ने मिलकर काम किया, बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बढ़ा, और जो शहरों में उनका नेटवर्क फैला हुआ था, जो उन्हें मदद पहुंचाता था, उस पर भी कार्रवाई हुई। तो हमने देखा कि कैसे एक वैश्विक विचार, जमीनी स्तर पर जो शोषण था और कुछ राजनीतिक घटनाओं ने मिलकर भारत के सामने एक बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती खड़ी कर दी। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि विकास और सुरक्षा, इनके बीच सही तालमेल, सही संतुलन कैसे बने, खासकर उन लोगों के लिए, उन समुदायों के लिए जो हाशिए पर हैं, जिनकी अनदेखी ही अक्सर ऐसे संघर्षों को जन्म देती है या हवा देती है। इस पर विचार करना आज भी उतना ही